आपकी राय क्या है? प्रीलिम्स में दिक्कत इस बात की है कि पुस्तकें नहीं मिलती हैं या पुस्तकें थोक में मिल जाती हैं? ज़्यादा मिल जाती हैं, दिक्कत तो यही है ना। इसलिए ज़्यादा बड़ी चुनौती क्या है? क्या न पढ़ें, क्या छोड़ें, तो उसी पर हम समझने का प्रयास करेंगे। इसको लेकर जो सवाल मेरे पास ज़्यादा है, पहला तो ये कि NCERT की पुस्तकें पढ़ें या ना पढ़ें, एक तो ये सवाल है। एक सवाल जो कम से कम 10 लोगों ने भेजा, द हिंदू, सीधा बोलते कब तक पढ़ें? पढ़ें ना पढ़ें तो सवाल ही नहीं, कब तक पढ़ें, मतलब 3 जून 2 जून तक पढ़ें कि 1 जून तक पढ़ें, इस तरह से उनके सवाल इस जैसे पढ़ते ही होंगे सवाल पूछने का तेवर तो ऐसा रहता है। और कुछ और बुक्स के नाम, एक ये आता है कि इंटरनेट पर कौन कौन से साइट्स को फॉलो करें, कौन सी वेबसाइट्स को फॉलो करें, और उन वेबसाइट्स में क्या, अगर कोई स्पेसिफिक टैब उनकी हो तो वो बता दिया जाए। और एक बेसिक बात, बुक्स तो पूछते ही हैं, इसके अलावा कौन सी बुक्स पढ़ लें। अब बिखराव ना हो, इसके लिए जरूरी है कि हम एक हायरार्की बना लेंगे। जैसे एथिक्स में एक टॉपिक आता है कि अगर आप किसी सरकारी पद पे हैं और आपको कोई नैतिक निर्णय करना है तो आप कैसे करेंगे, तो उसमें कहते हैं कि सबसे ऊपर रखो कॉन्स्टिट्यूशन को, उसके नीचे रखो कानून को, कानून के नीचे रूल्स रेगुलेशंस को रखो, रूल्स रेगुलेशंस के नीचे अपनी अंतरात्मा को रखो। अंतरात्मा को नीचे रखो मतलब ये नहीं कि दबा दो उसको, इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब अगर उस समस्या का समाधान संविधान में हो रहा है तो वहीं से करना है। संविधान अगर उसके बारे में मौन है पर किसी कानून में लिखा है तो वहां से करना है। कानून मौन है कर किसी रूल्स में लिखा है तो वहां से करना है। रूल्स भी अगर मौन है तो डिस्क्रिशन का मामला बन गया, और डिस्क्रिशन का मामला यानी विवेकाधीन स्थिति का मामला बनते ही अपनी अंतरात्मा से फैसला करना है, उसका प्रयोग करना है। ठीक ऐसे आपको अपने सोर्सेस के बारे में हायरार्की पता होनी चाहिए कि ये प्राथमिक है, इससे न हो तो ये देख लेना है, उससे न हो तो ये देखना है, उससे न हो तो ये देखना है। और जनरल ट्रेंड हमेशा क्या रखेंगे हम, कम से कम सामग्री को ज्यादा से ज्यादा बार पढ़ेंगे, बजाय इसके कि कई कई सामग्रियां पढ़ी और परीक्षा में जाके और सारी सामग्री हवन सामग्री बन गई और हवन हो गया आपका पूरा का पूरा। कम पढ़िए, मतलब पढ़िए खूब, कम सोर्सेस को ज्यादा से ज्यादा बार पढ़िए। लेकिन फिर भी इसमें थोड़ा सा बिखराव है, पहले उसको समझते हैं। सबसे पहली सलाह अब इस समय यह है कि आप हिंदू को पढ़ना पूरी तरह से बंद कर दें। दरअसल आपने शुरू किया ही नहीं था, लेकिन अगर किया होता तो अभी आप उसको बंद कर सकते हैं, उसका तनाव मत लीजिए, है ना। इस बार गंगा सिंह का जब सेमिनार हुआ तो मैंने उस सेमिनार की शुरुआत में कहा भी था कि उस परंपरा के आदमी जो हिंदू नहीं पढ़ते हैं, अब हिंदू पढ़ना कोई मतलब है थोड़ा ना। हिंदू के अच्छे आर्टिकल्स का, एक्सप्रेस के, मिंट के अच्छे आर्टिकल्स का अनुवाद आपको हमारी वेबसाइट पे, कई वेबसाइट से मिल ही जाता है। क्यों आप उतनी मेहनत करना चाह रहे हैं? और सबसे हास्यास्पद मुझे ये कथन लगता है कि हिंदू इसलिए पढ़ते हैं कि अंग्रेजी अच्छी हो जाए, जबकि हिंदू पढ़ने की शर्त है कि अंग्रेजी अच्छी थी। अगर आप हिंदू पढ़ते हैं अंग्रेजी अच्छी करने के लिए, तो आप कैसी अंग्रेजी करना चाह रहे हैं, मैं इससे डर जाता हूँ। क्योंकि अंग्रेजी बहुत अच्छी हो तब हिंदू समझ में आना शुरू होता है। और जब कोई मुझे कहता है कि अंग्रेजी अच्छी करने के लिए हिंदू पढ़ रहा हूँ, अच्छा अंग्रेजी अच्छी करने के लिए पहले क्या पढ़ना चाहिए? अंग्रेजी में चंपक पढ़नी चाहिए, अंग्रेजी में लोटपोट पढ़नी चाहिए, ऐसी जो पत्रिकाएं आती हैं अंग्रेजी में वो सब पढ़ो, चंदा मामा टाइप कहानियाँ पढ़ो अंग्रेजी में, अंग्रेजी उससे ठीक होगी। हिंदू तो चरम स्तर है, उसका प्रयोग तो बाद में होना चाहिए। इसलिए मैं आपको बड़े स्पष्ट शब्दों में सलाह दे रहा हूँ, हिंदू ना पढ़ें। हिंदू ना पढ़ने के साथ साथ मैं ये भी कह रहा हूं कि कोई भी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ेंगे तब भी चलेगा। वैसे आप पढ़ते हैं? कौन सा अखबार पढ़ते हैं? दैनिक जागरण। कौन सा संस्करण? राष्ट्रीय। क्या पढ़ते हैं उसमें? मतलब मेन खबरें पढ़ते होंगे। एक तो पहला पेज जो मेन खबरें आती हैं, दिल्ली में ऑड इवन लागू, ऑड इवन खारिज, ये सब एक तो ये पढ़ते होंगे। और संपादकीय पढ़ लेते होंगे। संपादकीय आपका प्रीलिम्स में तो हेल्प करेगा नहीं, तो आप संपादकीय पढ़ें तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है।
और जो फ्रंट पेज की रोचक खबरें हैं वो प्रीलिम्स में आती रही हैं, और बाद में एक दो रंगीन पृष्ठ होते हैं जो खाली समय में आप देखते होंगे, वो पढ़ने वाले नहीं होते, देखने वाले होते हैं बेसिकली, वो ही प्रीलिम्स में नहीं आते हैं, तो उससे कोई मतलब बनता नहीं है। मतलब ये दुर्भाग्य है कि हिंदी भाषा में एक भी अखबार ऐसा नहीं है जो आपकी जरूरतों को पूरा करता हो, और जब हिंदी में एक भी अखबार ऐसा नहीं है तो उसमें टाइम क्यों खराब करते हैं? छोड़िए, क्या जरूरत है अखबार पढ़ने की? अजीब सा लग रहा है आप लोगों को? कोई बात नहीं, आप अखबार लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। सुबह सुबह जैसे मुझे आदत है, मैं सुबह सुबह जब उठता हूँ चाय पीता हूँ, साथ में अखबार पढ़ता हूँ, मेरी हैबिट है, तो मुझे अखबार चाहिए होता है। मैं अपने घर पे 6-7 अखबार मंगवाता हूँ पिछले कई सालों से। द हिंदू आता है, टाइम्स ऑफ इंडिया आता है, इंडियन एक्सप्रेस आता है, और ये हिंदुस्तान, दैनिक जागरण, एक आध कोई जनसत्ता, एक आध कोई और भी आता है। जैसे द हिंदू में पिछले कई सालों से मंगवा रहा हूँ अपने घर में, मैंने आज तक वो अखबार नहीं पढ़ा है। मंगवाता हूँ स्टेटस सिंबल के लिए नहीं कि लोग देखेंगे मैं पढ़ता हूँ, इसलिए नहीं। मुझे लगता है कि मेरे पास ये कारण नहीं होना चाहिए कि मैं हिंदू उससे नहीं पढ़ पाया कि था नहीं मेरे पास। मतलब कल को मैं ये बहाना ना मार सकूं कि हिंदू मैं नहीं पढ़ पा रहा हूं क्योंकि था नहीं मेरे पास। सामने रखा रहता है तो वो बहाना खत्म हो जाता है। वो अलग बात है कि समय नहीं मिलता या प्रायोरिटी में वो चीज़ नहीं तो नहीं पढ़ता हूँ, लेकिन सुबह चाय पे मेरा सबसे पहले हाथ हिंदुस्तान पे जाता है। मुझे उसकी भाषा ठीक लगती है, तेवर ठीक लगता है। दैनिक जागरण मेरे लिए अंतिम चॉइस होती है, लेकिन पहली चॉइस हिंदुस्तान होता है। तो मैं हिंदुस्तान से मेन खबर, वही खबरें जो प्रीलिम्स में नहीं आती हैं, OD1 लागू, OD1 खारिज, ये सब खबरें। इनसे प्रीलिम्स में, इनसे तो प्रीलिम्स में कुछ होना है नहीं। ये सब खबर पढ़ ली, इससे मुझे ये पता लग जाता है कि आसपास क्या चल रहा है। ऐसे दिल्ली में अभी पर्यावरण खराब है, इतने दिन लगेंगे ठीक होने में, ये सब बेसिक खबरें जान लेना, यही मेरा पर्पस होता तो पढ़ता हूँ। पर आपका पर्पस वो तो है नहीं। अगर आपको हैबिट है अखबार पढ़ने की तो पढ़िए। सुबह उठिए, अखबार देखा, आपका दिन की शुरुआत उस तरह से हो गई जैसा आप चाह रहे थे, वहां तक ठीक है। लेकिन हिंदी का अखबार अगर आपको लगता है प्रीलिम्स में हेल्प करने वाला है, तो मैं आपसे साफ साफ कहूंगा कि ये आपकी कपोल कल्पना है, इससे कुछ नहीं होने वाला। हिंदी के कुछ अखबारों में कुछ लेख कायदे के होते हैं, वो सारे आपको हर 10 दिनों मिल जाते हैं, मिल जाते हैं ना। उसके अलावा हिंदी अखबार में कुछ नहीं है जो आपके परीक्षा के लिए मददगार हो। छोड़िए उसको। और लेख भी अब आप चाहें तो पढ़ना बंद कर सकते हैं, प्रीलिम्स के बाद एक साथ पढ़ लीजिएगा, संभव है तो पढ़िए साथ साथ। अभी हम शेड्यूल की बात करेंगे। तो पहली बात स्पष्ट होगी, हिंदू नहीं पढ़ना, अखबार नहीं पढ़ना। दूसरी बात, NCERT का क्या करना है। देखिए, NCERT कायदे से जिस उम्र में पढ़ लेनी चाहिए थी तब तो पढ़ी नहीं हम लोगों ने, है ना। NCERT पढ़ने का मौका जीवन में सबको मिलता है शुरू में, लेकिन उस समय आइडिया नहीं होता कि इसका महत्व कितना है, तो उस समय तुमने पढ़ी नहीं। अब जो है, मैं आपसे ये कहूंगा कि अगर आप चाहें तो पढ़ें। कोई NCERT पढ़ने से केवल फायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। अगर चाह रहे हैं, इच्छा है, पुस्तकें भी हैं, समय भी है, मन भी कर रहा है पढ़ने का, तो पढ़ लीजिए, फायदा ही होगा। 1-2 सवाल एक्स्ट्रा सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन अगर आप पूछें कि NCERT पढ़ने की जरूरत है या नहीं, तो मैं कहूंगा जरूरत नहीं है। ये बात मैं कहते हुए बहुत संभल के कह रहा हूं, क्योंकि इस बात पे बहुत लोग तुरंत आरोप लगा देंगे कि ये चाहता है कि बच्चे कुछ पढ़े ही नहीं। मैं ऐसा कह रहा हूं तो उसकी वजह बता रहा हूं आपको, इसके पीछे मेरे पास क्या ठोस आधार है वो बताना चाह रहा हूं। आप NCERT तैयार करें, ठीक है, लेकिन उसके लिए NCERT पढ़ने की जरूरत नहीं है। उसके और तरीके, वैकल्पिक तरीके बहुत सारे हैं। एक तरीका तो ये है कि जो आपके नोट्स हैं, क्लास नोट्स, हम इंश्योर करते हैं कि वो बनाने के समय NCERT को बेस बनाया जाए। NCERT बेसिकली किन चीज़ों की पढ़ते हैं? अब हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, इन 3 की तो पढ़ते हैं। बाकी तो NCERT मतलब नाम मात्र की हैं बाकी चीज़ों में। तो इन तीनों के नोट्स में हम इंश्योर करते हैं कि आपके नोट्स में NCERT का कंटेंट शामिल हो जाए, तो अलग से पढ़ने का फायदा है नहीं। दूसरा, नोट्स के अलावा एक आपको सीरीज मिली होगी क्विक बुक्स की, कुछ मिल गई होंगी। कुल 6 बुक्स आने वाली हैं, 3 आ चुकी हैं। 3, एक तो 4 दिन में आने वाली है भूगोल की, इकोनॉमिक्स के अगले महीने, और साइंस की भी दिसंबर का अंत होते होते आ जानी चाहिए। वो आपको मिलेंगी सारी। क्विक बुक्स जो टीम लिख रही है उसमें करीब
8-10 लोग हैं एक क्विक बुक पे। उनके साथ जो ही मीटिंग्स होती हैं, हर एक मीटिंग में जो एक निश्चित बात राष्ट्रगान की तरह गाई जाती है उसमें, वो ये है कि एनसीईआरटी का एक भी पॉइंट नहीं छूटना चाहिए। और क्विक बुक्स में इस बात को इंश्योर किया गया है कि एनसीईआरटी बिल्कुल ना छूटे, एक वाक्य भी ना छूटे। फिर भी एक तीसरा उपाय बताता हूं आपको। दृष्टि की वेबसाइट में 7-8 टैब्स ऐसी हैं जो आपको देखनी चाहिए। मैं अंत में इस पर आऊंगा, अभी संकेत कर रहा हूं। अगर आप दृष्टि की वेबसाइट में हिंदी वाले हिस्से पर जाएंगे तो उसमें एक टैब आपको नजर आएगा जिसका नाम है एनसीईआरटी। कभी इस पर जाइए, इसको क्लिक कीजिए, बड़ा मजा आएगा आपको क्लिक करने पर। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, किया क्या है, करीब 8-10 लोगों की टीम ने इस पर 3-4 महीने काम किया और अब करीब 15 दिन का काम बचा हुआ सिर्फ इनका। उनका टारगेट है कि 30 नवंबर तक काम खत्म हो जाएगा। आप जैसे ही एनसीईआरटी के अंदर जाएंगे, सारे सब्जेक्ट्स के नाम लिखे होंगे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, वो सब लिखा होगा, सामने क्लास के नंबर लिखे होंगे। जैसे हिस्ट्री क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11 ओल्ड, 11 न्यू, 12 ऐसे लिखा हुआ। अब आपको मतलब जो मैं कहना चाह रहा हूं, क्विक बुक या पहले क्लास नोट्स पढ़ लीजिए अच्छे तरीके से। क्लास आपने की भी है, खुद लिखा भी है, पढ़ा भी है, समझा भी है। जब भी आपको हिस्ट्री रिवाइज करनी है, मेरी सलाह ये है, 2 में से एक तरीका, क्लास नोट्स को रिवाइज कीजिए और उसके बाद उस विषय पर यदि क्विक बुक आपके पास है तो तेजी से उसको पढ़िए टॉपिक वाइज। एक टॉपिक क्लास नोट से पढ़ा, फिर उस किताब को पढ़ा। उस किताब में शायद 8-10 पॉइंट्स आपको ऐसे मिले जो क्लास के डिस्कशन में मिस हो गए होंगे, उनको अंडरलाइन कर लीजिए केवल। अब टॉपिक तैयार है आपका, आपको केवल चेक करना है कि ऐसा तो नहीं कि एनसीईआरटी मिस हो गई हो आपसे। तो उसके बाद जब हिस्ट्री पूरा हो जाए आपका, तब एनसीईआरटी वाली टैब खोल लीजिए। क्लास 6 को जैसे क्लिक करेंगे, जितने चैप्टर्स हैं उस बुक में उन सबके नाम आ जाएंगे और ब्रैकेट में क्वेश्चन नंबर लिखा होगा। इसमें 8 क्वेश्चन, इसमें 12 क्वेश्चन हैं। एक पे टिक कीजिए, क्लिक कीजिए। 6ठी क्लास की एनसीईआरटी के चैप्टर 1 के सारे क्वेश्चन आपके सामने हैं। आपने क्वेश्चन पढ़ा, नीचे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। आपने मन में सोचा सी होना चाहिए, फिर सामने लिखा हुआ है उत्तर व व्याख्या। उस पर जैसे क्लिक करेंगे, उसका सही आंसर और वो आंसर क्यों है उसकी व्याख्या दे रखी है। जिस दिन आपका एक सेगमेंट तैयार हो जाए, जल्दबाजी मत कीजिए, सबसे पहले क्लास नोट्स को ध्यान से रिवाइज कीजिए। नंबर 1 वो संविधान है आपके लिए। उसके बाद अगर उस विषय पर क्विक बुक है, जो कि सभी पे है ही, कहने की बात नहीं, केवल कल्चर पे नहीं है, कल्चर पे अलग से किताब है ही आपके पास। क्लास नोट्स के बाद क्विक बुक को पढ़िए इस तरह से कि अगर कोई अलग पॉइंट है तो वो पता लग जाए, और जब उसको पढ़ेंगे तो उससे रिवाइज हो ही जाएगी पूरी की पूरी चीज। कंटेंट रिवाइज हो गया, नए पॉइंट्स आपके सामने आ गए। क्विक बुक में केवल नए पॉइंट्स को अंडरलाइन कर लीजिए। मैं ये एज्यूम कर रहा हूं कि नोट्स पहले आप अंडरलाइन करके रखेंगे, नंबर 2 पे क्विक बुक पढ़ेंगे। जब नोट्स प्लस क्विक बुक कर लिया आपने, उसके बाद 2 काम करने हैं और दोनों वेबसाइट पे करने हैं। सबसे पहला, एनसीईआरटी में उस सब्जेक्ट की जितनी भी क्लासेस है उन सबके सभी चैप्टर्स को एक बार पढ़िए, सारे प्रश्न सॉल्व कर लीजिए। उसके बाद एनसीईआरटी में कुछ नहीं बचता है, क्योंकि एनसीईआरटी पढ़ी, याद हुई नहीं हुई, ये भी तो देखना है ना। अगर वो क्वेश्चन आंसर फॉर्म में व्याख्याओं के साथ, तो वो पढ़ने का ज्यादा वैज्ञानिक तरीका हुआ। और उसके बाद अंत में मॉक टेस्ट सीरीज तो बाकी बात है। इसी वेबसाइट पर आपको एक और टैब मिलेगी। जैसे एक टैब तो है एनसीईआरटी, एक टैब मिलेगी प्रारंभिक परीक्षा 2018, इस नाम की एक टैब है। इस टैब पे क्लिक कीजिए। उस टैब के अंदर आपको 3-4 चीजें मिलेंगी, जिसमें से एक है सामान्य अध्ययन टेस्ट, एक है सीसेट टेस्ट। सामान्य अध्ययन में हमारी टीम ने क्या किया है, जैसे कल्पना करते हैं भूगोल है, भूगोल में एनसीईआरटी टेस्ट करना है तो एनसीईआरटी की टैब में चले गए, वहां आपने कर लिया। अब आपको लग रहा है कि मैंने एनसीईआरटी की टैब सॉल्व कर ली, कवर हो रहा है मेरा, नोट्स आप पढ़ चुके हैं, क्विक बुक आप पढ़ चुके हैं। अब आपका मन कर रहा है थोड़ा सा और टटोलूं अपने आप को कि मैं एकदम तैयार हूं या नहीं हूं। तो एक छोटी टीम ने क्या किया, जैसे भूगोल है तो भूगोल में जितनी प्रसिद्ध किताबें हैं उन सब किताबों को मिलाकर कुछ सवाल निकाले
और इस टैब के अंदर प्रारंभिक परीक्षा में जैसे जाएंगे सामान्य अध्ययन में, उस पर क्लिक करते ही आपको करीब 150 टेस्ट मिलेंगे और वो सेगमेंट वाइज होंगे। जैसे भूगोल 1, भूगोल 2, भूगोल 3, ऐसे करके भूगोल के 20 टेस्ट होंगे, इतिहास के 20 टेस्ट होंगे, साइंस टेक के 20 टेस्ट होंगे। जब एक सेगमेंट तैयार हो जाए, उनके सारे टेस्ट की व्याख्या करके देख लीजिए, सॉल्व कीजिए, व्याख्याएं पढ़िए, हर एक की व्याख्या दे रखिए साथ में। मतलब मैं दावे से कह रहा हूं कि अगर आप इतनी मेहनत कर लेते हैं तो 56 सवाल प्रीलिम्स में कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं है। बस बिखराव मत कीजिएगा, ये किताब पढ़ लूं, वो किताब पढ़ लूं, अरे ये तो बहुत नामी किताब है, ये नहीं पढ़े तो क्या होगा। मैं आपसे साफ साफ कह रहा हूं, किसी भी सेगमेंट में एक भी किताब ऐसी पढ़ने की जरूरत नहीं है जो बहुत प्रसिद्ध किताब है। इतना सीधे कह रहा हूं, रिकॉर्ड भी हो रहा है, खुल के कह रहा हूं। इंटरनेट पर साइट्स कौन सी देखनी है, चाहे तो कुछ साइट्स आप देख सकते हैं, जैसे पीआई भी देखिए, लेटेस्ट न्यूज के लिए देखिए। और मैं फिर आपसे कहूंगा कि आपकी अपनी संस्थान की वेबसाइट पर इतनी सारी चीजें आपके लिए हैं, एक बार उसको ध्यान से देख लीजिए। इतना कुछ है प्रीलिम्स के लिए, सिर्फ मैं उसका भी जिक्र करता हूं कि क्या क्या उसमें आपको देखना है। जैसे थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि जब आप दृष्टि आईएएस की साइट पर जाएंगे तो उसमें खोलते ही एक ऑप्शन आता है हिंदी का, आप हिंदी वाले पे जाए और वहां 15-20 टैब्स आपको ऊपर नजर आएंगे। इसमें से आपको केवल 3 टैब्स पे ध्यान देना है अभी प्रीलिम्स तक। मेंस के टाइम पे और टैब्स देखेंगे, अभी प्रीलिम्स तक आपको मुख्य रूप से एक टैब है जिसका नाम है करंट अफेयर्स, एक टैब है एनसीईआरटी जिसका जिक्र मैं कर चुका हूं, और एक टैब है प्रारंभिक परीक्षा 2018 जिसका थोड़ा सा जिक्र मैंने किया आपके सामने। दिन में 1 से 2 घंटे गुजारिए वेबसाइट पर, 1-1.5 घंटा रखिए रिवीजन के लिए, बाकी टाइम नया पढ़ते रहिए और प्रीलिम्स की चटनी बना देंगे आप लोग। इतना आसान एग्जाम है, उसमें कुछ भी नहीं। जैसे करंट अफेयर्स पे क्लिक करेंगे, इसमें बहुत सारी चीजें खुल के आ जाएंगी, उनमें से आपको केवल 2-3 पर ध्यान देना है, बाकी पर नहीं देना है। एक टैब है डेली करंट क्विज, ये टैब करीब 6 महीने पहले हमने शुरू की थी। एक व्यक्ति डेडिकेटेड इस पर काम करता है, उसका एक ही काम है, दिन भर के सारे अखबार पढ़े ध्यान से, यूपीएससी वाली निगाह से कौन कौन से तथ्यों पर सवाल आ सकते हैं वैसी ही भाषा में। रोज 5 सवाल इस पे आते हैं, कभी 6 हो जाते हैं, कभी 4 होते हैं, लेकिन एवरेज 5 की रहती है। वो 5-5 सवाल अगर आपने पिछले 6 महीने के कर लिए और प्रीलिम्स तक करते रहे, इसको रोज ही कीजिए, अलग अलग, एक साथ मत कीजिए। आज के सवाल आज ही देख लीजिए, 5 सवाल होंगे, उन सब की व्याख्या लिखी होगी साथ में, और उनको पढ़ते पढ़ते आप पाएंगे प्रीलिम्स के समय तक करंट अफेयर्स आपके ऑलमोस्ट तैयार है, अलग से नहीं करना है। तो एक तो डेली करंट क्विज 5 सवाल रोज कीजिए। एक हमने परसों से शुरू किया है जिसको बोलते हैं प्रीलिम्स फैक्ट्स, ये अभी 2 या 3-4 दिन हुए शायद। प्रीलिम्स फैक्ट्स क्या होता है कि अखबारों में कुछ ऐसे तथ्य होते हैं जिसपे आप लेख नहीं दे सकते, विश्लेषण नहीं कर सकते, पर वो तथ्य यूपीएससी टाइप के तथ्य हैं, वो ऐसे तथ्यों पर सवाल पूछ लेते हैं। तो उस दिन के अखबारों में जो 4-5 तथ्य मिलते हैं प्रीलिम्स के लायक, उसको प्रीलिम्स फैक्ट्स नाम से हम रखते हैं। और ये एक मतलब इस पर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स बच्चों का है, क्योंकि उनको इससे लगता है कि ये एग्जैक्टली वो चीज मिल गई जो पढ़ने के लिए कई अखबार चाटने पड़ते थे। और तीसरा एक केवल और देख लीजिए, वो है न्यूज एनालिसिस। अभी आर्टिकल एनालिसिस वगैरह कई चीजें हैं, मैं वो नहीं कह रहा आपसे। अभी अब राज्यसभा डिबेट्स मत सुनिए, लोकसभा डिबेट्स मत सुनिए, वो सब छोड़ दीजिए बेशक प्रीलिम्स तक। लेकिन न्यूज एनालिसिस में क्या होता है कि अंग्रेजी के अखबारों में महत्वपूर्ण खबरें जो छपी होती है, जो हिंदी के अखबारों में नहीं मिलती हैं, उन खबरों को पॉइंट्स के फॉर्म में हम तोड़ देते हैं। ये सारा का सारा करने में आपको, जैसे ये 3 चीजें मिला के मुश्किल से आधा घंटा लगेगा, प्रतिदिन की बात कर रहा हूं। एनसीईआरटी मैंने आपको बता ही दिया, इसमें हर क्लास के हर चैप्टर के प्रश्न हैं। जब भी खुद को टटोलना हो टटोल लीजिए इससे। और जो प्रारंभिक परीक्षा 2018 की टैब है, इसमें मुख्य रूप से 2 सब टैब्स हैं, एक जीएस की और एक सीसेट की है। सीसेट में प्रैक्टिस क्वेश्चंस इसमें हर हफ्ते 2 या 3 बार डाले जाते हैं।
सीसेट पर थोड़ा सा प्रैक्टिस में रहिए, बेशक सप्ताह में एक बार 1 घंटा दीजिए, अपनी हालत को देखते हुए उस पर डिस्कस करेंगे। और जीएस पर इसमें रोज एक टेस्ट आता है, और वो होता क्या है कि किसी सेगमेंट विशेष पर, जिसमें उस सेगमेंट की सारी अच्छी किताबों को बेस बना के टेस्ट बनाते हैं, जो मैंने आपसे पहले ही कहा था। तो पूरा सीक्वेंस क्या होगा, क्या पढ़ने में, करंट अफेयर्स छोड़ देते हैं, पहले बाकी सबको ध्यान से समझ लीजिए। सेगमेंट वाइज भी बता सकता हूं मैं अगर आप चाहें तो। जैसे शुरू करते हैं एक से, हम हिस्ट्री से शुरू करते हैं, हिस्ट्री एंड कल्चर। नंबर 1 पर क्लास नोट्स। क्लास नोट्स का मतलब जो आपने हाथ से लिखा और जो प्रिंटेड नोट्स मिले, वो दोनों। नोट्स को जब भी पढ़ेंगे ठीक से अंडरलाइन करेंगे, हाईलाइट करेंगे, ताकि जब दूसरी बार आप नोट्स को देखें तो आपको तुरंत वो कुछ पंक्तियां दिखें चमकते हुए, उन पंक्तियों को पढ़ते ही आपका काम चल जाए। नोट्स को पढ़ने के बाद नंबर 2 पर आएंगे, क्विक बुक पर। इतिहास की क्विक बुक आपको मिल चुकी है बहुत पहले ही। क्विक बुक के 2 फायदे होंगे, एक तो रिवीजन, और दूसरा कुछ नए तथ्य मिलेंगे, उनको हाईलाइट कर लीजिएगा। जिस दिन ये दोनों काम हो जाएं, उसके बाद अपनी परीक्षा करने के लिए एक एनसीईआरटी की टैब, उसे बेस बना लीजिएगा। और दूसरा, ये जो मैंने आपसे कहा था प्रारंभिक परीक्षा के अंदर जो टेस्ट है, उसको टेस्ट कर लीजिएगा। जिस दिन आपके ये सब काम हो गए, इसका मतलब पढ़ाई वाला काम खत्म हो गया। अब केवल स्ट्रेस मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट और जो परीक्षा के 2 घंटों का मैनेजमेंट है, उसकी बात बचती है बस। ये वो इतिहास का मामला। नंबर 2 ले, अच्छा कल्चर वाले में ध्यान रखिए। कल्चर के लिए किताब आपके पास है तीसरी, कला एवं संस्कृति, है ना या नहीं है? सिर्फ उसको, और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं। कोई कहेगा कि भारत सरकार की ये वाली साइड देखो, NOIS देखो, ये देखो, वो देखो, वो सब देख के किताब लिखी, अब तनाव मत लीजिए। उन सबको देख के ही लिखा गया है, और वो सारी बातें आपके पास पहले से हैं। 50 सोर्सेस से अगर आप पढ़ेंगे तो फिर पढ़ेंगे कहां पे? तो सोर्स खंगालने में टाइम निकल जाएगा। नंबर 2 भूगोल। फिर वही तरीका, सबसे पहले क्लास नोट्स, नंबर 2 पर क्विक बुक। भूगोल की क्विक बुक अगले 7 दिन में आपको मिल जाएगी, प्रिंटिंग में जा चुकी है, तो मेरे ख्याल से कल परसों प्रिंट होके आ जाएगी, या बाइंडिंग करके 7 दिन मान लीजिए लगभग, फिर मिल जाएगी आपको। भूगोल में केवल एक बात बचती है, मैप। मैप्स वाला काम क्विक बुक में पर्याप्त मात्रा में है, केवल उसका अभ्यास आपको अलग से करने की हैबिट डेवलप करनी पड़ेगी। कुछ प्रैक्टिस मैप बुक्स खरीद के मैप की प्रैक्टिस करते रहिए। वो प्रैक्टिस आपको खुद ही करनी पड़ेगी, कोई आपके बदले कर नहीं सकता उस प्रैक्टिस को, वो अलग से कर लें। नंबर 3 है एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी। इसके लिए केवल और केवल एक किताब, और वो है क्विक बुक, जो आपको मिल चुकी है, और उम्मीद है कि आप पढ़ भी चुके होंगे। इसके बाद नंबर 4 पर सेगमेंट ले लीजिए, इकोनॉमी। क्लास नोट्स आपने पढ़े होंगे, नहीं तो पढ़ लेंगे, और उसके बाद जब तक आप पढ़ेंगे, दिसंबर में 15 दिसंबर तक इकोनॉमी की क्विक बुक आपके हाथ में होगी, उसको पीना शुरू कर दीजिएगा। और हर एक सेगमेंट का तरीका वही है कि इन दोनों को पढ़ा, उसके बाद वेबसाइट पे चले गए, एनसीईआरटी और जो स्पेसिफिक क्वेश्चन है उनका अभ्यास करना है। नंबर 5 पर पॉलिटी। उसमें जो क्लास नोट्स मिलते हैं, उन क्लास नोट्स के बेस पर ही क्विक बुक बनाई गई है। कुछ चीजें जो क्लास नोट्स में नहीं थी, उनको शामिल कर लिया गया है। तो इसमें आप ये भी कर सकते हैं कि आइदर और वाले भाव से क्लास नोट्स अगर आपने पढ़ ली एक बार, तो ये मान के कि क्विक बुक से रिवीजन अपने आप हो जाएगी, सीधे उसको पढ़ लेंगे तब भी काम चल जाएगा, उसके बियॉन्ड कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बची केवल एक चीज, वो है करंट अफेयर्स। जनरल साइंस जो लोग तैयार करेंगे, जनरल साइंस में क्लास नोट्स आपके बहुत अच्छे हैं, और जब तक आप उसको खत्म करेंगे, दिसंबर के अंत में इसकी भी क्विक बुक आपको मिल जाएगी। कुल मिला के सारी ये क्विक बुक पढ़िए और मस्त रहिए बस। बचा केवल एक हिस्सा करंट अफेयर्स का। करंट अफेयर्स के लिए क्या क्या नहीं पढ़ना है, ज्यादा महत्वपूर्ण है। दिन में मेरी राय है कि कम से कम 1.5 से 2 घंटा समय निकालिए इसके लिए प्रतिदिन, क्योंकि ये आपको 30 प्रश्न मिलने की संभावना है 100 में से।
इसको इतना सम्मान मिलना चाहिए। करंट अफेयर्स का बेसिक सोर्स आपकी मैगजीन होगी। अब अगले 7 महीने के लिए मैगजीन में 2 चीजों पर ध्यान देना है। मैगजीन के लेख पढ़ सके तो पढ़ लीजिए।